2005, भारत अपने समुद्रों की रक्षा और नेवी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देश की सबसे एक्सपेंसिव डील करता है। प्रणब मुखर्जी, जो कि उस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, साइंस द अग्रीमेंट फॉर गिविंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स टू थैलिस, अ फ्रेंच सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और ये डील कोई छोटा मोटा डील नहीं, बल्कि 19,000 करोड़ रुपीस का होता है, द मोस्ट एक्सपेंसिव डील एवर मेड बाय इंडिया बैक देन। But then comes the most shocking news that some of the highly sensitive files related to the Indian maritime preparedness for next 20 years, which also included information about the designs and functioning of Scorpion submarines, were leaked, creating one of the biggest scams that ever happened in India. और फिर ऐसे कई सारे शॉकिंग रेवलेशंस होते हैं जिसका ना ओरिजिन मिल पाता है और ना ही एंड। But this certainly puts India's national security under major threat. हेलो माइंड वॉरियर्स, मैं हूं चैतन्य। And I'm Shweta. Welcome back to another intriguing episode of Mindbenders. आज हम बात करेंगे about one of the biggest breaches that happened in the history of Indian national security. और फेमसली हम इसे स्कॉर्पियन डील के नाम से जानते हैं। And believe me or not, it is no less than a puzzle. हालांकि इस केस को 2016 में ही हाई कोर्ट के तरफ से क्लीन चिट तो मिल जाता है, पर इससे रिलेटेड कुछ रेवलेशन जो आज तक हो रहे हैं, they put some questions that are still not answered. और ये सिर्फ एक ही ऐसा केस नहीं है जिस पर सवाल अनआंसर्ड है। स्कॉर्पियन डील के वक्त ही इंडियन नेवल रूम से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होने की खबर मिलती है, जिसे इनफेमसली इंडियन नेवल वॉर रूम लीक कहते हैं, which makes this case even more confusing. But first of all, let's understand ये Scorpion deal scam है क्या? So right after the deal of buying 6 Scorpion submarines was made with the French shipbuilding company Thales, Prashant Bhushan, who's an Indian public interest lawyer in the Supreme Court of India, alleges that इस deal में कुछ kickbacks थे, जिन्होंने Thales कंपनी को ये डील दिलवाने के लिए उनसे अराउंड 500 करोड़ रुपए का ब्राइब लिया था। 500 करोड़ मतलब 19,000 करोड़ का अराउंड 30 to 40%। Yes, और इन एलिगेशंस को सपोर्ट करने में उस वक्त की ऑपोजिशन पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी थी, उनका कहना है कि अभिषेक वर्मा, जिनके पिताजी उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थे, वो एज अ मिडलमैन काम कर रहे थे। और वो ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? Well, Shweta, if you don't know, then let me tell you that Abhishek Verma is a global arms dealer now and also called as the god of war. और इन्हीं के पिक्चर्स कई सारे मीम्स में भी नजर आते हैं। Oh, now I realize. मुझे लग ही रहा था that I've seen him somewhere. It's the meme. Yes, memes, the modern era news. Well, jokes apart. इस दौरान कुछ मेल्स और फोन कॉल कॉन्वर्सेशंस के बारे में पता चलता है, जो कि थैलेस के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव जॉन पॉल पेरियर के साथ हुआ था। I understand. इन्हीं कॉल्स को सस्पिशियस माना जाता है, बट ये कॉल्स डील के बारे में डिस्कशंस करने के लिए भी तो हो सकते हैं। We could have said that if these calls were made between the government of India or the Indian Navy. But astonishingly, ये calls रवि शंकरन, जो कि नेवल चीफ अरुण प्रकाश के रिलेटिव है, उन्होंने किए थे। Now that's suspicious. It certainly is. So further, in mails और conversations को नजर रखते ये सस्पेक्ट किया जाता है that Ravi Shankaran and Abhishek Verma both acted as the middlemen for the decision makers in the UPA government, and Jean-Paul Perrier paid almost more than 500 crores to seize the deal for Thales. Okay, so ये सारे एविडेंस प्रशांत भूषण दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट करते हैं और सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। बट एक साल बाद जब तक कोई खुलासा नहीं होता, तो 2008 में प्रशांत भूषण अगेन अपील्स दैट सीबीआई इजंट कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली। और फिर नेक्स्ट थैलेस कंपनी एंड द इंडियन गवर्नमेंट दोनों कहते हैं कि वो सारे मेल्स ऑपोजिशन के द्वारा यूपीए गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए किए गए थे। एंड आफ्टर ट्रेसिंग द टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस एंड ईमेल्स, सीबीआई कंक्लूड्स that they didn't hold anything specific related to the Scorpion deal. So the petition of Prashant Bhushan gets dismissed. So the case was closed then? Yes, it was. And that itself made the case more controversial because कोई भी बड़े डिफेंस डील करने से पहले कई सारे टेंडर से कोटेशंस लिया जाता है, फिर कई सारे क्राइटेरियाज चेक करने के बाद ही डील किया जाता है।
But in the Scorpion the deal was directly done with a single bidder and that was Thales. जिससे ये इमेज क्रिएट होता है कि it probably was pre-planned. But what if किसी और ने बिड ही ना किया हो? Good question. But in answer to that, German officials complained that the German consortium was not allowed to bid for the contract. Oh. And not only that, what makes it more suspicious is that according to shipbuilding companies from Russia and Germany, उनके द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए सबमरीन्स क्वालिटी वाइज स्कॉर्पियन से बेहतर थे और जर्मन ऑफिशियल्स ने ये तक भी कहा था कि उनके क्लास 214 सबमरीन्स बस स्कॉर्पियन सबमरीन से बेटर ही नहीं थे बल्कि 25-30% सस्ते भी थे। मोरओवर उन्होंने अपना कोटेशन भी प्रपोज किया था पर फिर भी दे वर नॉट अलाउड टू बिड। चैतन्य, दैट्स वियर्ड ना, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही थी और वो भी चीपर प्राइस में। Then why won't they consider for the deal? Because according to the Indian government, Scorpion submarines were capable of launching American and Russian missiles जो भारत यूज करता था। However, then the German officials said that class 214 की जो submarines है also includes the same features and moreover they were much more advanced than the Scorpion submarines as they had the air propulsion technology which is like one level up than the Scorpion submarines. And that's not the end. German officials अपने सपोर्ट में ये भी कहते हैं that their submarines were used by 80% of the total countries in the world and their submarines were completely proven as ये कई देशों के द्वारा already used और tested थे। So then why did India choose Thales for the contract that became a matter of interest for the entire nation? So did the government have any answer to this? Well, probably India blacklisted the Germans because of some old conflicts with the same manufacturing company of Germany. Okay, but still doesn't feel convincing, Chaitanya, because अब भी there was only one bidder. Yes, जब यही सवाल उठाया गया as according to Indian defense procurement policy which does not allow the government to make a deal based on a single vendor supply. So this time the government actually had a proper answer to it and this was the answer. Scorpion deal में we were not buying submarines from Thales. We were just buying the technological equipment, designs and basically the science behind the making of the submarines जिसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी कहा जाता है। सो ये सबमरीन्स यही इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते थे एंड नॉट इन फ्रांस। सो ये सबमरीन्स इंडिया में ही बने। Yes, 4 of them have already been handed over to the Indian Navy, which includes INS Kalvari, INS Khanderi, INS Karanj and INS Vela. INS Vela was recently handed over to the Indian Navy on the 25th November 2021 and 2 more will be ready by 2022. But do you know, Shweta, the 6 submarines were supposed to be delivered between 2012 and 2016. So it's 6 साल का डिले। इतना डिले क्यों? क्योंकि इसी बीच एक और केस आया, the Naval War Room leak case, remember? The one in which the secret documents were leaked. Yes. So this case talks about the involvement of the 3 Indian Navy members who were dismissed from their job for leaking the sensitive information. Shweta, there were 6. There were 6 names that came up in this investigation. Firstly, अप्रैल में एयरफोर्स इंटेलिजेंस का विंग कमांडर SL सुरवे के घर पे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें इंडियन नेवल और मेरीटाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और प्लान्स फॉर 20 इयर्स वर देयर। और फिर कुछ ऐसे ही सिमिलर डॉक्यूमेंट्स रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कुलभूषण पराशर के पास भी एक पेन ड्राइव में मिले। And these files were sent to them from the Indian Naval War Room by Commander Vijendra Rana of the Marine Commando Force and Navigation and Operations Specialist Commander Vinod Kumar Jha and Captain Kashyap Kumar, which makes 6 people involved in the whole case. जी, और यहाँ फिर से गॉड ऑफ वॉर अभिषेक वर्मा का नाम सामने आता है with the allegation that he was involved in this as well. Oh God, the God of War. Yes, और इस लीक में स्कॉर्पियन सबमरीन्स के बारे में भी कुछ अहम जानकारियों का जिक्र होता है। ये केस रीओपन किया जाता है and once again the CBI comes into the frame. So what did the CBI find out this time? Well, इस बार CBI को अपने इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि there was a case of bribery and when the transacted information were converted into currency, ये कुछ बिलियन डॉलर्स के हो सकते हैं। एंड इस रेवलेशन के बाद तीनों वॉर रूम ऑफिसर्स कमांडर विजेंद्र राणा,
कमांडर विनोद कुमार झा और कैप्टन कश्यप कुमार को डिसमिस कर दिया जाता है एज दे वर लिंक्ड एंड फाउंड गिल्टी इन दिस एंटायर केस। And what about the others? उन्हें अरेस्ट या डिसमिस नहीं किया गया? वेल, गॉड ऑफ वॉर अभिषेक वर्मा और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कुलभूषण पराशर, जिनके पास वो पेन ड्राइव मिला था, दोनों को इम्प्रिजनमेंट की सजा तो मिलती है। पर इस पूरे लीक के मास्टरमाइंड रविशंकरन 2010 में इंडिया छोड़कर यूके एस्केप कर जाते हैं। That's not good, because रविशंकरन को उन सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी तो रहती ही है, and I guess that's much more important as it again puts our national security under threat. What if he goes and shares those information to someone else? I understand your concern, Shweta, but उन लीक्ड पेपर्स को इंडियन नेवी और सीबीआई दोनों चेक करते हैं एंड दे कंक्लूड कि उनमें ऐसी कोई जानकारी थी ही नहीं जिससे कि इंडिया के डिफेंस सिस्टम को थ्रेट पहुंचता। सो वी बिलीव वी वर सेफ देन। हाउएवर, इसके बाद 2016 में एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी अपने न्यूज़पेपर में इंडियन स्कॉर्पियन सबमरीन्स के बारे में कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर करती है, और ये स्कैम या लीक, कुछ भी नाम दो इसे, इट रीअपियर्स अगेन। See, I was saying ना, what if ये information इंडिया से बाहर चली जाए, as already इस leak के mastermind left the country and escaped? Yes, but once again, the Indian Navy concluded that the information held by the Australian news agency didn't possess any threat to the Indian defense. How can you say that, Chaitanya? Like, what if उनके पास और भी information हो पर उन्हें बस एक part ही share किया हो? That can also happen as well, right? Of course. And yes, the Australian agency did have more than 22,400 pages of information related to the Scorpion submarine. But as ये Indian custody के अंडर नहीं आता, we can't do much about it. And the same goes for Ravi Shankaran, who remember escaped to the United Kingdom in 2010. And that's why we still can't stop this loop of leaks. अभी हाल ही में there was another revelation that Scorpion submarines, उनके operations, routes, ये सब के बारे में पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन लीक हुई थी इन February 2020. And I guess ये कहना गलत नहीं होगा that these pages were being spread outside India. Yes, and that's scary. And another Navy personnel was found guilty in this and was sacked for the same. But what still remains unsolved and a matter of concern is जब तक ये लीक पेपर्स और इन्हें लीक करवाने वाले इंडियन कस्टडी में नहीं आते, it's difficult to stop this loop. एंड वैसे भी अगर हमारे ही ट्रस्टेड लोग ऐसा करें, देन हम कह भी क्या सकते हैं? That's right. And that's looking into this matter. The Indian Navy recently imposed a rule that अब से कोई भी Navy personnel smartphones और social media apps का use नहीं कर सकता while on duty. Well, that might seem harsh, but I guess there's no other choice. और anyhow, देश social media से पहले तो आता ही है. Oh yes, certainly. So friends, these were some of the theories, facts, revelations made around the Scorpion deal, a loop that still remains a puzzle. But at least finding these flaws and coming up with solutions to them will help to strengthen the Indian national security. Also remember, ये जो थोड़े फार जो security के scams जो होते हैं Indian defense में, these are very rare. Other than that, our defense officers of all the armed forces are worthy of being respected for the sacrifices that they make is something that we can never imagine. Yes, so आज के एपिसोड में बस इतना ही. मिलते हैं अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ. Till then, keep watching Mindbenders. And yes, don't forget to keep a check on your knowledge with Mind Wars quiz on Z5.